नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुले कपाट, श्रद्धालु में भारी उत्साह। कपाट खुलने के मौके पर गंगोत्री धाम पहुंचे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। मां गंगा का लिया आशीर्वाद, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की कही बात। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इंडिया गठबंधन ने किया जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम, पर बीजेपी के लिए राजनीति से ऊपर है महिलाओं का सम्मान। और जल्द होगा उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का गठन। गणेश गोदियाल ने की हाईकमान से बात। बोले, संगठन की मजबूती के लिए हो रहा काम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। दोपहर 2:35 पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोले गए हैं। बता दें कि मां यमुना की शीतकालीन गद्दे स्थल खुशीमठ से पारंपरिक विधि विधान के साथ डोली यात्रा शुरू हुई। सुबह 8:30 बजे मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई, जहां पूरा यमुनोत्री धाम पारंपरिक वाद्य यंत्रों और आईटीबीपी के बैंड की धुन से गूंज उठा। खुशीमठ से प्रस्थान करने के बाद डोली यात्रा यमुनोत्री धाम पहुंची, जहां शुभ मुहूर्त पर परंपरा के अनुसार धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले गए। वहीं यमुनोत्री धाम के साथ ही अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट 12:15 पर विधि विधान से खोले गए हैं। मां गंगा की उत्सव डोली के गंगोत्री धाम पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर कपाट खोले। इस मौके पर सीएम धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। आज अक्षय तृतीया भी है और आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। आने वाले तीर्थ यात्रियों में हमारे जो भी भक्तगण है 4 धाम के, उनके अंदर बहुत उत्साह है। इस बार यात्रा को लेकर एक अलग प्रकार का जोश है, उमंग है। हमने सबकी यात्रा के लिए अच्छी तैयारियां की गई है। सबकी यात्रा अच्छी हो, मंगल हो, भगवान सबकी कृपा करें, चारों धाम सब पर कृपा करें, उनकी यात्रा सरल हो और सुव्यवस्थित हो और सुरक्षित हो। ये हमारा सबका प्रयास रहेगा। सभी हमारे स्टेक होल्डर, सभी 4 धाम यात्रा को संचालित करने वाले जितने हितधारक हैं, सभी लोगों ने एक बड़ा इस यात्रा की तैयारी की है। सभी प्रकार से यात्रा के लिए सब तैयार हैं। सभी यात्रियों का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। आस्था और श्रद्धा के प्रतीक भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। डोली प्रस्थान के दौरान पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। बड़ी संख्या में भक्त डोली के साथ पैदल यात्रा भी करते नजर आए। बता दें कि निर्धारित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार डोली ऊखीमठ से प्रस्थान कर गुप्त काशी पहुंचेगी और 20 अप्रैल को डोली फाटा से गौरीकुंड स्थित गौरीमाई मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद 21 अप्रैल को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जहां 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे विधि विधान से केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदार धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है और प्रथम पड़ाव हाटा में आज भगवान केदारनाथ जी की डोली का विश्राम होगा। उसके बाद कल 20 तारीख को गौरीकुंड पहुंचेगी और 21 तारीख को केदार धाम में बाबा की डोली पहुंचेगी और 22 तारीख सुबह 8 बजे कपाट खोले जाएंगे, जिसमें सभी श्रद्धालु जनों, भक्त जनों के लिए भगवान केदारनाथ जी के दर्शन होंगे। केदारनाथ क्षेत्र श्री केदारनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर सबसे पहले तो बर्फबारी जो हुई थी उसके कारण जो रास्ते बंद हुए थे उसको उन्होंने खुलवा दिया है और जो भी वहाँ पर स्थानीय लोगों को व्यापार करने की अनुमति दी जाए वो दे दी गई है, ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को वहाँ पर सुख सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा जो हमारे कंट्रोल रूम स्टेब्लिश होने तो उसकी प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है और जो पेयजल टॉयलेट इस तक की जो भी इस तरीके की सुख सुविधाएं थी उसको हम लोगों ने सुचारू संचालित कर लिया है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में युग पुरुष परमानंद सरस्वती के संन्यास दिवस समारोह में शिरकत की।
इस मौके पर सीएम धामी ने अखंड परमधाम आश्रम के गंगा तट का शिलान्यास करते हुए साधु संतों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध कब्जों और लैंड जिहाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और हजारों एकड़ जमीन को मुक्त किया गया है। साथ ही सीएम धामी ने चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए कहा कि इस बार यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। यात्रा को लेकर सभी तैयारियां विधिवत तरीके से पिछले सालों के अनुभव लेकर पिछले सालों की यात्रा से जो भी न्यूनता जो भी और ज्यादा अच्छा काम करना है वो सब किया गया है। सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, सफल हो, सरल हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रविवार को देहरादून स्थित बीजेपी कार्यालय में सीएम धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हो गया था। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से ही नारी शक्ति को बल देने का काम किया है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि 2029 चुनाव से पहले इस बिल को लाना एक बहुत बड़ी पहल थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध किया और विधेयक के बारे में जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम किया। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दलों ने देश हित में किए गए फैसले के विरोध में काम किया है। उनका कहना है कि पार्टी इस बिल को पास कराने के लिए संघर्ष करती रहेगी। सभी एनडीए अलायंस के जितने भी गठबंधन थे, जो गठबंधन है, उन्होंने जिस प्रकार का महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, अपनी जिस प्रकार की बातें करी, जिस प्रकार से इस पूरे मुद्दे को भटकाया है सच में। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र पर चलते हुए जो देश की आधी आबादी है, उस आधी आबादी को उनका हक देने के लिए, पूरा हक उनको मिले, उनके 100% सुरक्षा भी हो, उनका सशक्तिकरण भी हो और देश के नीति और निर्णयों में उनकी भागीदारी भी हो, और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए और विकसित भारत के निर्माण में हमारे देश की मातृशक्ति अपना योगदान दे सके, उसी के लिए ये एक सत्र बुलाया गया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर था, एक युगांतकारी निर्णय होने जा रहा था जिसको पूरी दुनिया देखती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मधुमक्खी पालन से किसानों की आय बढ़ाने की बात कही है। मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में 10,000 से ज्यादा किसान व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में लगभग 3,300 टन शहद का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कई किसान छोटे स्तर पर भी मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि ऐसी प्रजातियों का पालन किया जा रहा है जिससे शहद का उत्पादन ज्यादा होता है। हमारी सरकार मौन पालन को लगातार बढ़ावा दे रही है। आज 3,320 टन उत्पादन के साथ हमारा छोटा सा राज्य मौन पालन में देश में 8वें स्थान पर है। अभी हमने मौन पालन नीति कैबिनेट से पास की, जिसमें 111 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने की है। हम किसानों को बॉक्स खरीदने पर 750 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। आज 10,000 से अधिक किसान इससे जुड़े हुए हैं। वहीं भारत सरकार को हमने 26 किसानों के 39 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे और हमारी जो शहद की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि आज इसकी पूरी डिमांड देश में विदेश में भी हो रही है। और आज मेरे आवास पर जो 30 बॉक्स रखे हुए थे, एवरेज करीब 60 किलो शहद यहाँ पर निकला है। क्या 2017 और 2022 चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव जीती है? और क्या 2027 में भी मोदी के भरोसे बीजेपी सत्ता हासिल करने का सपना देख रही है? बीजेपी विधायक बंशीधर भगत का बयान इसी ओर इशारा करता है। तभी तो उन्होंने ये कह दिया कि इस बार मोदी मोदी कहकर काम चलने वाला नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। ये क्या कह गए बीजेपी विधायक बंशीधर भगत? 2027 चुनाव बीजेपी के लिए होगा मुश्किल। मैं बता नहीं सकता, 2027 बहुत मुश्किल हो जाएगा।
क्या इस बार मोदी मैजिक भी नहीं आएगा काम? मोदी जी कहीं नहीं चलेगा। जब 3 सालों से सरकारी कामकाज पूरा न हो पाया तो विधायक जी की नाराजगी जग जाहिर हो गई। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी विधायक बंशीधर भगत ने इस बार अपनी ही पार्टी को बड़ी नसीहत दी है। जल जीवन मिशन के कार्य से नाराज विधायक बंशीधर भगत ने मंत्री खजान दास के सामने ही सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया और साफ शब्दों में पार्टी को बता दिया कि 2027 चुनाव में मोदी मोदी कहकर काम नहीं चलेगा। जरा उनका ये बयान तो सुनिए। जल जीवन मिशन ने ऐसा त्राहिमाम कर रखा है कि मैं बता नहीं सकता 2027 बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी कहीं नहीं चलेगा। तो सुना आपने किस तरह विधायक जी बता रहे हैं कि जल जीवन मिशन ने त्राहिमाम कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा और मोदी मोदी बोलने से भी काम नहीं चलेगा। देखा जाए तो विधायक का बयान इस ओर इशारा करता है कि 2027 और 2022 में मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी सत्ता में आई है, लेकिन क्या 2027 चुनाव में ये मैजिक जनता पर चल पाएगा? इस बात को अब खुद पार्टी के ही विधायक सिरे से नकार रहे हैं और सरकारी कामकाज में ढिलाई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भगत कह रहे हैं कि पहले तो सड़कों को खोदा, फिर नलकूप और ओवरहैंड टैंक बनाए, पर 3 साल बाद भी काम अधूरा है। जनता परेशान है और टूटी सड़कों पर चलने को मजबूर है। लेकिन ये सब अधिकारियों की गलती नहीं बल्कि बजट की कमी है। यानी अधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं पर बजट आए तो समस्या का निस्तारण हो। एक तो बहुत गलत काम क्या किया, पहले मोहल्ले की गलियां खोदी, फिर राइजिंग लाइन खोदी, फिर नलकूप बनाया, अब ओवरहेड टैंक बना रहे। इस प्रक्रिया में लग गए 3 साल। 3 साल से खुदी हुई गली पर लोग घूमते और अभी आगे मुझे नहीं लगता कुछ होगा। लेकिन अधिकारी यहाँ के बहुत ठीक है, मैं उनको दोष नहीं दे रहा। नहीं क्यों बना रहे अधिकारी को दोष नहीं दे रहा, थोड़ा बजट की बहुत कमी हो गई। अब उस कारण से अब हम इनको भी जोर से नहीं कह पा रहे। बहुत दिक्कत हो गई है। नल बिछा रखे हैं, पानी बिल्कुल नहीं है और उसके कारण से रोड में चलने लायक नहीं रहेगी। तो सबसे मेरा आग्रह यह है कि इस तरफ बहुत गंभीरता से काम करें। विधायक का ये बयान अब खूब वायरल हो रहा है। 2017 और 2022 चुनाव में बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम पर ही सत्ता में आई है, ये बात कांग्रेस हमेशा से ही कहती आई और अब कांग्रेस कह रही है कि विधायक बंशीधर भगत ने नेताओं को सच्चाई बता दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के नेताओं को समझ लेना चाहिए कि मोदी मैजिक के सहारे न बैठे और खुद परिश्रम करे। ये बहुत सच बात कही उन्होंने और उन्होंने अपनी पार्टी के उन नेताओं को भी एक संदेश दिया है जो मोदी मैजिक के भरोसे 2 बार सत्ता का स्वाद चख चुके हैं। उनके लिए भी ये सिग्नल है और अधिकारियों के लिए भी ये सिग्नल है। जो अधिकारी मुख्यमंत्री के बिल्कुल इस तरह के राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, ये उनके लिए भी सिग्नल है कि ये मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है। इसलिए आप अपने परिश्रम से, अपने दम पर राजनीति करने की या जो सर्विस में आप हैं उसके बारे में अपने परिश्रम के दम पर सोचिए। नहीं देखिए, इसको मुझे लगता है कि उनके शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, भाव पर जाना चाहिए। और आपने सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था, मोदी जी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, कि मेरे नाम से बार बार नहीं, मेहनत करो अपने क्षेत्रों में, काम करो अपने क्षेत्रों में। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी गलत परिप्रेक्ष्य में कहा है। हो सकता है कि क्या वजह वहां पर इस बात की रही होगी। जाहिर सी बात है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर जनप्रतिनिधि को करनी पड़ेगी। ये तो देश के प्रधानमंत्री जी का भी दिशा निर्देश है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में मेहनत करें। हमेशा थोड़े ही किसी के नाम से हम जो है वहां पर काम कर सकते हैं। हमें अपनी मेहनत के बलबूते पर भी आगे आना चाहिए। संगठन और एक जो बड़ा चेहरा है देश के प्रधानमंत्री जी का, वो तो हमारे लिए मैजिक करता ही है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने और लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे भी हो रहे, पर क्या इस बार ये दौरे बीजेपी को फायदा देंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बार जनता विकास कार्यों की राह देख रही है और अब तो खुद बीजेपी के विधायक भी इस बात से सहमत है कि काम नहीं किया तो मोदी मैजिक भी काम नहीं आएगा। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। उत्तराखंड कांग्रेस ने 2027 के चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूती देने के लिए नेताओं की जिम्मेदारी तय करनी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश में सभी ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ ही पीसीसी की
कार्नी को लेकर भी हाईकमान से बात की है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए जनता को जागरूक करने में जुटी हुई है। हम लोग अपने प्लान के हिसाब से संगठन को मजबूत करने के लिए हमारी प्रभारी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने ब्लॉकों की अध्यक्षों की घोषणा की है। इसके बाद पीसीसी का हमारा जो मसौदा है वो हमारे हाईकमान को जा रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी वहां से वो भी जारी हो जाएगा। साथ साथ में समानांतर रूप से हम जिला कांग्रेस कमेटियों के गठन की कवायद में जुटे हुए हैं। हम इसके साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से ये कहेंगे कि जो भी नव नियुक्त ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे ब्लॉक कांग्रेस की कमेटियों का ब्यौरा लेकर उसको भी गठित करें और न्याय पंचायत स्तर से लेकर और बूथ तक हम अगले 2-3 महीने में कांग्रेस को बिल्कुल पार्टी को चाक चौबंद कर देंगे कि हम चुनाव में मजबूती के साथ आगे बढ़ें। उत्तराखंड कांग्रेस की सियासी कश्ती किस भंवर में है और उसका साहिल कौन है, ये तो पार्टी के नेताओं से बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र पूर्व सीएम हरीश रावत बने हुए हैं। वजह है हरीश रावत का यूं एकाएक दिल्ली जाना और वहां प्रदेश प्रभारी से मुलाकात करना, जो बहुत कुछ बयां कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को प्रेशर पॉलिटिक्स के चश्मे से भी देखा जा रहा है। वो क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। सियासी भंवर में फंसी कांग्रेस की कश्ती, कांग्रेस में चल रही प्रेशर पॉलिटिक्स, तरबूज पार्टी के बाद हरदा की दिल्ली दौड़, दिग्गजों ने नहीं चखा सियासी स्वाद, क्या नहीं भर पाई नेताओं के बीच पड़ी खटास। उत्तराखंड कांग्रेस में उठा सियासी तूफान कब रुकेगा ये शायद उसके नेता भी नहीं जानते। अभी तक जहां ये माना जा रहा था कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे से नेताओं के मतभेद और मनभेद दूर हो गए हैं, तो वहीं अब एक तस्वीर ने चर्चाओं का बाजार गरमा दिया है और जोर इस बात पर दिया है कि कांग्रेस में कुछ पक रहा है। दरअसल 15 दिन के राजनीतिक अवकाश से लौटे पूर्व सीएम हरीश रावत की दिल्ली दौड़ ने हलचल मचा दी है। यूं अचानक हुई प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से हरीश रावत की मुलाकात बहुत कुछ बयां कर रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा प्रेशर पॉलिटिक्स की हो रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे का कारण हरीश रावत की वो तरबूज खरबूज पार्टी है जिससे पार्टी के दिग्गज नेताओं ने दूरी बनाई। हरीश रावत के खुले निमंत्रण के बाद भी पार्टी का कोई दिग्गज नेता सियासी स्वाद चखने नहीं पहुंचा। फल पार्टी में थे तो हरदा और हरदा के समर्थक। इस फल पार्टी ने ये मैसेज दिया है कि आपसी रिश्तों की खटास को ऐसी पार्टियों से मिटाया नहीं जा सकता। हालांकि नेताओं की नदारत होने पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने टिहरी में कांग्रेस की रैली का हवाला दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई खींचतान नहीं है और आदरणीय हरीश राव जी ने कल जो खीरा ककड़ी खरबूज तरबूज पार्टी दी है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दी है। उन्होंने जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ाने का एक संकल्प लिया हुआ है उसी कड़ी में उनकी इस पार्टी को देखा जाना चाहिए। वो लगातार उत्तराखंड की भाषा संस्कृति खान पान के लिए प्रयासरत रहते हैं और आज भी मैं अभी उनका एक पोस्ट देख रहा हूँ, उसमें वो स्थानीय उत्पाद और स्थानीय खान पान को प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका जो है राजनीतिक अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उनके खरबूजा तरबूजा पार्टी में शामिल न होने का सवाल है, तो अन्य नेता पहले से ही जो है राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और कल टिहरी में भी पार्टी का एक बड़ा आयोजन था, वहाँ पर अन्य नेता थे और हरीश रावत जी अपने आवास पर जो है इस कार्यक्रम को कर रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि आदरणीय जो हमारी प्रभारी हैं शैलजा जी, उसके दौरे के बाद कोई भी मनमुटाव किसी नेता के बीच में है। सब मिलजुल करके कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ ये है कि हरीश रावत इससे पहले भी कई बार राज्य के उत्पादों को लेकर पार्टी कर चुके हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, प्रीतम सिंह हो या फिर चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत बड़ी संख्या में अपने समर्थकों को लेकर पहुंचा करते थे। लेकिन हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश के बाद बुलाई गई इस पार्टी से नेताओं का यूं दरकिनार करना ये बताने को काफी है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अब हरीश रावत के पीछे कदम ताल करने वाले नहीं हैं। शायद यही कारण है कि हरदा को यूं दिल्ली दौड़ लगानी पड़ रही है, जिसे प्रेशर पॉलिटिक्स का नाम दिया जा रहा है।
देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले की रुद्रपुर विधानसभा इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। वजह है प्रशासन का वो नोटिस जिसने 800 परिवारों की रातों की नींद उड़ा दी है और दिन का सुकून तो मानो उनकी जिंदगी से चला ही गया है। और इसके पीछे का कारण है अतिक्रमण। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर उतरे, हाथ में मशाल लिए ये लोग रुद्रपुर विधानसभा की संजय कॉलोनी और मस्जिद कॉलोनी के निवासी हैं। लेकिन 15 दिन बाद इनके घर का क्या पता होगा ये लोग खुद भी नहीं जानते। दरअसल मामला पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से जुड़ा हुआ है। प्रदेश की धामी सरकार पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रही है, लिहाजा इसी दिशा में अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन का कहना है कि संजय कॉलोनी और मस्जिद कॉलोनी की ये बस्तियां पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि पर अवैध रूप से बसी हुई हैं। लिहाजा ये कार्यवाही पंतनगर एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है, क्योंकि ये बस्तियां एयरपोर्ट की सीमा के दायरे में आ रही हैं। जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 800 परिवारों को नोटिस दिया गया है। 15 दिनों में इन सभी को सरकारी जमीन को खाली करना होगा और 16वें दिन यदि जमीन को खाली नहीं किया गया तो बुलडोजर एक्शन होगा। उधर प्रभावित परिवारों का कहना है कि वो यहाँ कई दशकों से रह रहे हैं, उनके पास बिजली के कनेक्शन है और सरकार का दिया हर दस्तावेज, बावजूद इसके उन्हें बेघर किया जा रहा है। इस मामले में सियासत भी गर्माती दिख रही है। पूर्व बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला हो या फिर मौजूदा विधायक तिलक राज बेहड़, दोनों ही नेता प्रभावित लोगों की पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने तो अधिकारियों को साफ कर दिया है, जब तक पुनर्वास नहीं तब तक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं। और यहाँ की जगह चुल्ली किसी का विस्तारीकरण होगा तो कह रहे हैं बेहड़ जी लेके यहाँ पे आ गए। इसका मतलब मैं प्रधानमंत्री हूँ इस देश का, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं इतना बड़ा निर्णय कर सकता हूँ कि एयरपोर्ट के आनंदपुर की जगह से यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। कल हल्दी तुड़वा दी, अरे कुछ तो शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। सरकार तुम्हारी केंद्र में, आदरणीय प्रधानमंत्री तुम्हारे, आदरणीय मुख्यमंत्री तुम्हारा, और कह रहे बेहड़ जी ने शिफ्ट करा दिया यहाँ पर। वाह रे वाह, हंसी आती है, बोलते समय भूल जाते मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हदें पार कर जाता हूँ। चिंता मत करो, कोई हद पार करने की जरूरत नहीं है। शुक्ला जी से मैं कहना चाहता हूँ चैलेंज के रूप में, आपने कहा था कि इनको पट्टे दिलाऊंगा, इनको पक्का करूंगा, आप इनको यहीं पे बसाओ, रोको, इनको मालिकाना हक दिलाओ। तिलक राज बेहड़ तुम्हारे घर पर जाके तुम्हारे हाथ डालेगा, स्वागत करेगा। बता दें कि साल 2023 में धामी कैबिनेट ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को मंजूरी दी थी, जिसके बाद 804 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी की जद में आई पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि और इस पर बसी संजय और मस्जिद कॉलोनी। फिलहाल प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने 30 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने का समय दिया हुआ है, लेकिन इन 800 परिवारों के पास सरकारी योजनाओं के पात्र होने के अलावा और कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे में सवाल उसी सिस्टम पर उठता है जो इन्हें अवैध मानता है, क्योंकि प्रदेश में बस्तियों की बसावट का दायरा बढ़ता जा रहा है। सरकारी सुविधाएं इन जगहों पर पहुंचाई जाती है और बाद में दोष मढ़ दिया जाता है बस्ती वासियों पर। प्रदेश में ऐसा ये कोई पहला मामला नहीं है। रुद्रपुर से गौतम सरकार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुड़की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत पिरानकलिया थाना क्षेत्र से लापता हुई बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। बता दी कि 9 अप्रैल को एक महिला बच्ची को कपड़े दिलाने के बहाने अपने साथ ले गई थी। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी की लोकेशन बेंगलुरु में ट्रेस की और कर्नाटक पुलिस के सहयोग से आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी बच्ची को भीख मांगने और अन्य अवैध गतिविधि में धकेलने की साजिश से ले जाया गया था। 10 अप्रैल को एक महिला ने ये सूचना दी थाने में आके कि उसकी नाबालिग बच्ची को एक महिला जो उसके पड़ोस में ही रहती थी बहला फुसला करके ले गई है। तो पुलिस ने उसमें इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया। एक संवेदनशील मामला था। वो महिला कुछ दिन पहले ही झांसे में लेकर के उसने उनसे दोस्ती करी और बच्ची को ले गई। इस लगातार वो महिला अपना लोकेशन चेंज कर रही थी, उसके पास कोई ऐसा एग्जैक्ट ठिकाना भी नहीं था और वो उसकी मां को लगातार बरगला रही थी। हमारी टीम ने लगातार इस पे काम किया तो फाइनली 7वें दिन में
बेंगलोर कर्नाटक स्टेट में एक शहर जहाँ है वहाँ पर वो बच्ची ट्रेस हुई थी। हमारी टीम ने इमीडिएटली वहाँ मूव किया, हमारे एडिशनल एसआई उसको लीड कर रहे थे। तो वहाँ लोकल पुलिस की मदद से हमने महिला और बच्ची को दोनों को रिकवर किया। कल अपने मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट में बच्ची का कहना है कि इस दौरान उस महिला ने उससे भीख मंगवाई। रुड़की के भगवानपुर में नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉम्प्लेक्स बनाने का मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने एचआरडीए और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस निर्माणाधीन बिल्डिंग पर विभाग ने 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार सीलिंग की कार्यवाही की, लेकिन बावजूद इसके बिल्डिंग बनकर तैयार हो गए। रिटायर्ड फौजी ने बताया कि अधिकारियों को कई बार मामले की शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में शिकायतकर्ता ने सरकार से अवैध निर्माण हटाने की मांग की है। भगवानपुर में मेरा प्लॉट है टोल प्लाजा पर, तो वहाँ पर जब मैंने प्लॉट लिया था तो प्लॉट मैंने ललित मोहन अग्रवाल से लिया था। एक अश्विनी चौहान है, अश्विनी चौहान जी ललित ने एक बोला था कि इस कॉलोनी में जो होगा साफ सुथरी कॉलोनी होगी, चारों तरफ से इसको हम बाउंड्री वाल करेंगे और इसमें गेट लगाया जाएगा, बिजली खंभे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये कॉलोनी एक विकसित कॉलोनी होगी। लेकिन जब हमने कॉलोनी में लिया तो वहाँ पर अभी सम्राट पंडित ने प्लॉट ले लिया वहाँ से, तो उसने जो वहाँ पर कॉलोनी का रास्ता 18 फुट का रास्ता, तो सम्राट पंडित ने वो 18 फुट का रास्ता भी कवर कर दिया। उसके बाद जो रास्ता था उस पर 6 फुट के छज्जे निकाल रहा था वो, और उसके बाद सरकारी रास्ते में 6 फुट के छज्जे पीछे छज्जा रहा, 3 रास्तों का प्लॉट है वो। लेकिन उसको जब मैंने बोला भाई तुम कॉलोनी में अतिक्रमण कर रहा, तो उसने बोला तुम्हें क्या लेना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुले कपाट, श्रद्धालु में भारी उत्साह। कपाट खुलने के मौके पर गंगोत्री धाम पहुंचे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। मां गंगा का लिया आशीर्वाद, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की कही बात। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इंडिया गठबंधन ने किया जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम, पर बीजेपी के लिए राजनीति से ऊपर है महिलाओं का सम्मान। और जल्द होगा उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का गठन, गणेश गोदियाल ने की हाईकमान से बात, बोले संगठन की मजबूती के लिए हो रहा काम।